Hello students, today I will explain you chapter 6 India wins freedom। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 समझा था, जिसमें बताया था कि कैसे आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हम उसके आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक्सरसाइज है जो आपको फिल करना है। आंसर द फॉलोइंग। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, वो सन आपको यहाँ पर लिखना है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे देश आज़ाद होने के बाद। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम किसने बनाया है इंडिया का। व्हाट इज़ अवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है। तो ये सब आपको फिल करना है पेंसिल से। तो शुरू करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली year. The leader of the Congress at this time were known as moderates. Dadabhai Nauroji and Gopal Krishnan Gokhale were moderate leaders. They believed in pleading with the British government to bring about reforms. Gradually, they grew another group within Congress. They were called the Radicals. They wanted to oppose the British strongly. They were in favor of strikes and boycotts. Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था, वे आर 3 पॉपुलर लीडर्स ऑफ रेडिकल ग्रुप। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कम ही समय में कांग्रेस ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। बहुत सारे ऑल इंडिया में लोगों ने उससे जुड़ते गए। कुछ कांग्रेस लीडर्स थे जिनको मॉडरेट्स के नाम से जाने लगे, जिनका नाम था दादा भाई नेरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग किस में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिफारिश करके अपना काम करवाने की, ठीक है, जो भी रिफॉर्म्स करवाना है उनके लिए। धीरे धीरे इसमें ग्रुप बनते गए कांग्रेस में अंदर। इसमें एक रेडिकल्स नाम का भी ग्रुप आया जिसमें थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और लाला लाजपत राय। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे अपनी बात बनवाने के लिए गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसका सीधा सीधा बाइकआउट करना और स्ट्राइक करना, मतलब हड़ताल और धरना देना। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसको पाकर रहूँगा, ऐसा उनका स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, मतलब 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। बंगाल को 2 पार्टीशन में बांट दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट में। तो ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम्स पार्ट था और जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू का। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। वन पार्ट ऑफ हैव टू लार्जली हिंदू पॉपुलेशन वाइल द अदर पार्ट हैव ए मुस्लिम पॉपुलेशन। उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया था। क्यों किया गया था। द पार्टीशन वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदू एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए, जो एकता दिखा रहे थे हिंदू मुस्लिम एक होकर जो काम कर रहे थे, उनकी एकता को तोड़ने के लिए पार्टीशन किया गया था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, वही कारण था। पीपुल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन। तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया उस पार्टीशन का, उस बंटवारे का। और उस टाइम कांग्रेस ने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट लॉन्च किया। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू रियूनाइट बंगाल। तो इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का क्या फ़ायदा हुआ स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट का, कि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोगों के आगे झुकना पड़ा और बंगाल को वापस रियूनाइट करना पड़ा। द रेवोल्यूशन, स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट में क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ऑन कंट्री, मतलब वही चीज़ हमें यूज़ करना है जो हमारी कंट्री में बना हुआ है। हमारे देश में जो चीज़ें बनी वही, फॉरेन की कुछ भी गुड्स या कुछ भी चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं करना है। द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट ऑल फॉरेन। तो स्वदेशी का तो मतलब हुआ कि भारतीय चीज़, बाइकआउट का मतलब हुआ उस चीज़ का त्याग करना, मतलब जो भी फॉरेन की चीज़ें हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना है। दे मेड ह्यूज बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। फिर क्या हुआ, जो भी फॉरेन्स के गुड्स थी उनकी लोगों ने आग लगाना शुरू कर दी, मतलब उसका यूज़ नहीं करना है। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड स्टूडेंट्स ज्वाइन द मूवमेंट। साथ में बहुत सारी महिलाएं, मतलब ज़्यादा महिलाएं और जो छात्र थे वो भी इस मूवमेंट से जुड़े। द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी इस मूवमेंट को दबाने की, ख़त्म करने की, पर नहीं हुआ। तो उनको बाद में क्या करना पड़ा, बंगाल को रियूनाइट करना पड़ा। तो ये तो हो गया हमारा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द रिवोल्यूशनरीज। द सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट
द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स हैड नॉट अचीव इनफ। तो क्या हुआ, कुछ आंदोलनकारी बने जो यंग्स थे, मतलब जवान लोग जुड़े। कौन कौन से स्टेट से थे मेनली, वो पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र से। उनको लगने लगा कि भैया जो ये संगठन बना है इसमें जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स नाम के ग्रुप्स हैं ये भी इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा विरोध होना चाहिए। दिस रेवोल्यूशनरीज बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड नॉट बी ड्राइव आउट ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स। ये क्या कर रहे थे, इनकी ये सोच थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ये अंग्रेज होने इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, इनको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा फोर्सफुली। दे वेयर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, और उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भी साथ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थे हमारे देश के लिए। अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस और वीर सावरकर, ये वो रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए बड़े बड़े, और बाद में वो अरेस्ट भी हुए और बाद में उनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। गांधी जी लेड द नेशंस, अब इसमें एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी आए 1950 में साउथ अफ्रीका से, 1915 में 1915 में। मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका ही हैड फाउट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज ऑफ वाइट रूलर्स। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग नोन एज सत्याग्रह was based on two principles, truth and non-violence। तो अब यहाँ पर गांधी जी 1915 में आए, वहाँ पर भी उन्होंने जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चला रखे थे, लोगों को सिखाया था कि कैसे गलत पॉलिसीज़, अंग्रेज़ों की पॉलिसी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनका लड़ाई लड़ने का तरीका था जिसको बोलते सत्याग्रह। सत्याग्रह जो था दो प्रिंसिपल पे बेस्ड था, एक कि नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करना है, और दूसरा ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। इंडिया आने के बाद पूरे भारत में वो घूमे और उन्होंने देखा कि बहुत गरीबी है यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से ही नहीं लड़ना है, जबकि जो सोशल इविल्स है हमारी समाज में और रिलीजियस प्रैक्टिस है उससे भी, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है। समाज की बुरी और कुरीतियों से भी उनको लड़ना पड़ेगा, स्पेशली कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब जातिवाद से भी लड़ना जरूरी है। ही आस्क्ड पीपल टू ओबे द अनजस्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें जो भी गलत फैसले हैं गवर्नमेंट के, जो भी गलत पॉलिसीज़ हैं, जो भी गलत फैसले हैं गवर्नमेंट के, या जो भी अत्याचार वाले फैसले हैं उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, उनको हमें नहीं मानना है। जलियांवाला बाग मर्सी ऑन 13 अप्रैल 1990 पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। जनरल डायर केम हियर एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फायर एट द क्राउड। अब जलियांवाला में क्या हुआ था, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार जिसको कहते हैं, 1919 में हुआ था 13 अप्रैल के दिन। तो उसमें क्या हुआ ना कि जो जनरल डायर नाम का व्यक्ति था उसने बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग नाम की एक जगह थी जहाँ पर ये सब मीटिंग कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, तो उसके गेट बंद कर कर उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था। उसमें लोगों को निकलने का भी रास्ता नहीं था, बहुत सारे लोग मर गए थे। इसमें लिखा 100s ऑफ पीपल वेयर किल्ड एंड 1000s वेयर इंजर्ड। बहुत सारे लोग मर गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। द कंट्री वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। तो उसमें पूरा भारत सहम गया था उस हत्याकांड से, और जगह जगह पूरे देश में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा, आंदोलन होने वाला। इसमें महात्मा गांधी की एक लाइन लिखी है, देयर इज़ नो गॉड हायर देन द ट्रूथ, मतलब सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे लॉ पीसफुली बट इन चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में एक नाम है जगह का, चौरी चौरा। सम पीपल सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन डाइड। गांधी जी अगेंस्ट वायलेंस एंड ही विड्रॉ द मूवमेंट इमीडिएटली। तो क्या हुआ 1920 में, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। इसमें क्या था, पीसफुली प्रोटेस्ट करना था, कोई भी लॉ को मानना नहीं था, कोई भी कानून को नहीं मानना था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। पर चौरी चौरा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कुछ लोगों ने आंदोलन कर रहे थे पीसफुली, पर वहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। तो ये क्या हुआ, हिंसा हो गई जो गांधी जी को पसंद नहीं थी। उनने फिर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। लीडर सच एस राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ। अब इस मूवमेंट से कौन कौन जुड़े थे उस टाइम पे उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं लीडर्स के। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालाचार्य, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये सब एक्टिवली पार्टिसिपेट्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। इसके बाद आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था,
तो साइमन नाम का एक व्यक्ति अपॉइंट किया था। क्यों किया था? द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कंट्री वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो लॉ एंड ऑर्डर की मतलब जो कानून व्यवस्थाएं थी भारत की बिगड़ती जा रही थी दिन पे दिन, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा आंदोलन और विरोध शुरू हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेज़ों की सरकार का। तो उन्होंने साइमन नाम के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था जो बाहर से था, और उसमें कोई भी इंडियन उस कमीशन में नहीं था। इसलिए क्या हुआ था कि इन बिकेम टू इंडिया 1928 में साइमन कमीशन आया। एज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन इट, द कांग्रेस डिसाइड टू बाइकआउट इट। तो उसमें क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में, इसलिए कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू किया था, इसलिए उस चीज़ का विरोध हुआ था। एक न्यू ग्रुप इस टाइम पर ही इधर एक तरफ न्यू ग्रुप लॉन्च हो रहा था। कौन सा था? बिकेम एक्टिविस्ट दिस टाइम राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और गुप्तेश्वर दत्त चैलेंज द गवर्नमेंट। ये भी यूथ थे, इन्होंने भी गवर्नमेंट को इधर चैलेंज करना शुरू किया था। फिर यहाँ पर आया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहले हम चेक पॉइंट कर लें। फिल इन द ब्लैंक से इसमें लिखा है द डैश वेयर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट्स। तो स्ट्राइक, हड़ताल और बाइकआउट्स के फेवर में कौन था? तो यहाँ आएगा रेडिकल्स। अरविंदो घोष कौन से लीडर थे? तो इसमें आएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था अरविंदो घोष का नाम, आपको यहाँ देख, ये सब आपको इसमें दे रखा है, आपको फिल करना है। मैंने फिल नहीं किया इस बार, ये यहाँ पर दे रखा है। रेवोल्यूशनरीज थे ये, है ना, अजीत सिंह, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस, वीर सावरकर वेर अर्ली रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो यही आपको वहाँ पर फिल करना है। फिर थर्ड वाला इसमें पॉइंट था, ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड। थर्ड है इसमें गांधी जी मेथड ऑफ फाइटिंग वाज कॉल्ड। गांधी जी का लड़ाई करने का तरीका, उसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह। यहाँ पर आपको लिखना है सत्याग्रह। जनरल डायर फायर्ड एट द पीपल गैदर्ड एट। जनरल डायर ने कहाँ पर फायरिंग की थी? जहाँ पर लोगों ने मिले थे उस जगह का नाम, तो जलियांवाला बाग। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया इन दिसंबर 1929। द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट से हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो कब शुरू हुआ ये? 1930 में की स्टार्टिंग में, मतलब 1929 के एंड में, गांधी जी की लीडरशिप में। द मूवमेंट बिगैन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इंडियंस जो थे उनको परमिशन नहीं दी काहे की सॉल्ट बनाने की, तो गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से टू डांडी नाम की जगह है सूरत के पास में, वहाँ पर जाके सॉल्ट बनाया था और लॉ को ब्रेक किया था, जो कानून था उसका उल्लंघन किया था। ठीक है, तो गांधी जी और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में, वहाँ से सूरत के पास डांडी तक मार्च किया था। अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात, हियर गांधी जी मेड द साल्ट एंड ब्रोक द साल्ट लॉ। द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी के साथ मूवमेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत के सभी हिस्सों में शुरुआत उसकी हो गई। इसके बाद जो लास्ट मूवमेंट था, जो मेन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इन August 1942, Gandhiji started the Quit India movement. The British government was asked to quit India. Gandhiji asked people to do or die in their attempt to throw the British government out of our country. तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें ब्रिटिशों तो कहा गया था भारत छोड़ के अब तुम्हें जाना है, और लोगों से भी कहा था कि अब बारी आ गई है करने या फिर मरने की, करो और मरो, डू और डाई। और ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट था, पूरे भारत में फैल चुका था। मैनी लीडर्स वेयर जेल्ड। इस मूवमेंट में बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उनको जेल में भी डाल दिया गया। तो ये तो हुई थी क्विट इंडिया। इधर ही साइड में एक चल रहा था इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड की थी इसको भी, और वो उसके मेन लीडर थे, और उसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था उस आर्मी को। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद। फिर इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया को आज़ादी मिली कब? आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार वाज एंड इन 1945, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू लीव इंडिया। उसी टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मन बना लिया था कि अब हमें भारत छोड़कर जाना है। हाउ एवर इट इज़ डिसाइड टू डिवाइड द कंट्री, पर जाते जाते एक काम और बिगाड़ गए। डिसाइड किया उन्होंने कंट्री को डिवाइड करने का, टू में, इंडिया एंड पाकिस्तान। On 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम ए फ्री कंट्री। तो 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में थोड़ा सा इसमें दे रखा है। जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनाए गए आज़ाद इंडिया के, आज़ाद भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति बनाए गए। विद दिस बिगेन ए न्यू फेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसी के साथ हमारे नई देश की शुरुआत हुई। और इसमें एक वो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव फ्रीडम, जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो फर्स्ट स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की वो यहाँ पर दे रखी है, वेलकम इंडियाज इंडिपेंडेंस ही सेड। और उन्होंने क्या कहा, लॉन्ग ईयर एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट फुली और इन फुल मेजर्स बट वेरी substantially at the stroke of midnight tour when the world sleeps India will awake to life and freedom। जब पूरा दुनिया सो रही होगी इंडिया उठेगा और नया हमारा को आज़ाद भारत मिलेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। साथ में हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस यहाँ पर पूरा हुआ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।